परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में वंदन। जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि विश्रुत कुमार जी, उपस्थित पदाधिकारीगण, कार्य समिति सदस्य और वर्चुअल रूप से उपस्थित सभाओं के पदाधिकारीगण, महासभा की कार्य समिति के अन्य सदस्य जो यहाँ पे आज सशरीर उपस्थित नहीं है पर वर्चुअल के माध्यम से वे भी इस अधिवेशन और प्रतिनिधि सम्मेलन के साथ में जुड़े हुए हैं। आज 18वीं बार मैं महासभा के प्रतिनिधि सम्मेलन में अपनी बात कहने के लिए उपस्थित हुआ हूं और शायद जितने भी पदाधिकारी सामने बैठे हैं इनसे भी ज्यादा बुजुर्ग मैं हूं इस मायने में, क्योंकि तब से देखता आ रहा हूं महासभा के प्रतिनिधि सम्मेलन को। महासभा के प्रतिनिधि सम्मेलन में देश भर के लोगों का समागम होता है और इनके माध्यम से पूरे समाज में एक बात पहुंचती है कि हमारे लिए करणीय क्या है, कर्तव्य क्या है, ध्यान रखने की क्या बातें हैं कि जिससे हम अपने धर्म संघ को और अधिक ऊंचाई के ऊपर ले जा सके। आज का विषय मेरा रखा गया है कि कैसा हो हमारा मैनेजमेंट। आज का युग मैनेजमेंट का युग है। जहां जाओ वहां मैनेजमेंट की बात होती है, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, मूड मैनेजमेंट हो, एंगर मैनेजमेंट हो, वर्क मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट, यहां तक कि वेस्ट मैनेजमेंट भी होता है। उसका भी एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया। बिना मैनेजमेंट के कोई भी चीज नहीं है। तो हमारे संस्थाओं का भी मैनेजमेंट किस प्रकार का होना चाहिए, कार्यकर्ताओं का मैनेजमेंट किस प्रकार का होना चाहिए, इस संदर्भ में मैं कुछ अपनी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी हम लोगों ने देखा पिछले 1.5 वर्ष से लगभग पूरा भारत ही नहीं अपितु लगभग विश्व कोरोना महामारी के चपेट में चल रहा है और इस समय में अनेक समस्याओं को, बाधाओं को पार करते हुए भी परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर ने सोलापुर से अपनी वह अहिंसा यात्रा निर्विघ्न सकुशल न केवल हैदराबाद अपितु हैदराबाद के बाद भी यथावत रखते हुए भीलवाड़ा में पधार गए हैं। तो ये बिना मैनेजमेंट के संभव नहीं है। इसके पीछे आचार्य श्री का कितना बड़ा मैनेजमेंट रहा है कि किस प्रकार साधु साध्वियों को व्यवहार करना है, कहाँ हमें सावधानी रखनी है, किस क्षेत्र में अलग अलग ग्रुप्स में से होकर निकलना है, कहाँ कैसा व्यवहार हो। इसका समय समय पे आध्यात्मिक संपोषण के नाम से परिपत्र जारी हुए हैं। संतों में, साध्वियों में विसंबंध नाम से परिपत्र जारी हुए हैं। केवल आप लोगों का ही सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, हम साधु साध्वियों का भी आपस में आइसोलेट कैसे किया गया ताकि सब सकुशल सुरक्षित स्थान पे पहुंच सके। तो यह सारा एक मैनेजमेंट का सूत्र ही है जो हम आचार्य प्रवर के निर्देशन में उनके पग पग पर हुए निर्णयों से सीख सकते हैं कि किस प्रकार हर चीज का कुशलता के साथ प्रबंधन किया जाता है। तेरापंथ धर्म संघ तो अपने आप में मैनेजमेंट का एक उदाहरण है। यहाँ जो हायरार्की सिस्टम है, अनुशासन का सिस्टम है, वो आज का नहीं, सदियों पुराना हो चुका है। टाइम एंड टेस्टेड प्रूवन, जिसे तेरापंथ ही नहीं अपितु जैन समाज एवं अन्य समाज के लोग भी गौरव के साथ में तेरापंथ का उदाहरण देते हैं। तो यह संभव हुआ मैनेजमेंट के कारण। मैनेजमेंट के युग में संस्था के संदर्भ में यदि मैं देखूं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है एचआर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स। किसी भी संगठन का सबसे महत्वपूर्ण घटक ह्यूमन रिसोर्स है। आदमी कैसा है, व्यक्ति कैसा है, कार्यकर्ता कैसा है, उसके ऊपर पूरी संस्था की कार्यप्रणाली निर्भर करती है। यदि कार्यकर्ता अच्छा है तो संस्था अच्छी चलेगी। कार्यकर्ता खराब है, उसके पास चाहे कैसे भी संसाधन क्यों न हो, कितनी भी अच्छी से अच्छी संस्था क्यों न हो, वो खराब हो जाएगी। हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता ऐसे चुने जाते हैं जिसे कह सकता हूं कि वे सतरंगी कार्यकर्ता होते हैं। हर व्यक्ति अपनी विधा में निष्णात होता है।
और संस्थाओं को सतरंगी कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती है। ऐसे कार्यकर्ता भी चाहिए जो समय दे सके, श्रम दे सके। तो ऐसे कार्यकर्ता भी चाहिए जो अर्थ का अनुदान दे सके। ऐसे कार्यकर्ता भी होते हैं जो विजन देते हैं, और ऐसे कार्यकर्ता भी होते हैं जो मॉरल सपोर्ट देते हैं। हर व्यक्ति के योग से ही कोई भी संगठन प्राणवान बनता है। यदि ये सोच लें कि सब अर्थ वालों का बाहुल्य हो, उन्हीं का प्रभुत्व हो, तो काम कौन करेगा? सभी काम करने वाले कार्यकर्ता हो तो संसाधन कौन लाएगा? संसाधन भी है, काम करने वाले भी हैं, पर विजन नहीं है, तो काम कैसे चलेगा? तो हर तरीके के कार्यकर्ताओं का सभा संस्थाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए सभा के गठन के समय में अध्यक्ष मंत्रियों को, समाज को यह सोचना चाहिए कि टीम में संतुलन कैसे हो, बैलेंस कैसे हो। कुछ कार्यकर्ता ऐसे हो जिनकी उपयोगिता कार्य के क्षेत्र में अनुभवी है, कुछ कार्यकर्ता ऐसे हो जिनका समाज में अपना वर्चस्व है, कुछ कार्यकर्ता ऐसे हो जिनका समाज के बाहर भी, अन्य समाज में या सरकार में भी अपना होल्ड हो, कुछ कार्यकर्ता ऐसे हो जिनके पास में विजन डॉक्यूमेंट हो ताकि वे इसे और आगे गतिविधि को अच्छे से ले जा सकें। तो इस प्रकार सतरंगी कार्यकर्ताओं का ये जो समवाय होता है वह कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ता है। कार्यकर्ता जब सभा महासभा के साथ जुड़ते हैं तो एक प्रश्न बहुधा मिलता है कि मैं इसके साथ जुड़ूं, मुझे क्या मिलेगा? यह बहुत सी बार, बहुत वर्षों के बाद में लोग पूछते हैं कि आप इतने साथ इस संस्था के साथ जुड़े, आपको मिला क्या? इस प्रश्न को यूं समझना चाहिए कि हम धर्म संघ में कुछ लेने नहीं आए, यहां कुछ देने आए हैं, अपनी सेवा देने के लिए आए हैं। कुछ लेने के लिए यदि प्रतिफल से आए तो यह सेवा नहीं, सौदा होगा। सौदा करने नहीं आया, व्यापार नहीं है कि मैं समय दे रहा हूं और मुझे इसके बदले में यह मिलना चाहिए। यदि यह है तो उन्हें इस मंच पे आना ही नहीं चाहिए। यहां सिर्फ वही व्यक्ति आए जो सेवा देने के लिए आता हो। यहां सेवा देना है। धर्म संघ मेरा है, मैं धर्म संघ का हूं, और इस धर्म संघ को आगे ले जाने का दायित्व तो प्रत्येक तेरापंथी सदस्य का है। इसलिए यह सोचते रहे कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। हो सकता है कि आप समय दे सकें, हो सकता है आप अपने संपर्क का धर्म संघ में अच्छा उपयोग कर सकें, और कुछ नहीं तो आप संगठन के साथ में एक अच्छे आदर्श के रूप में जुड़ करके भी धर्म संघ का नाम कर सकते हैं। तो यहां मैं देने के लिए आया हूं। मुझे क्या मिलेगा? नहीं, मुझे मिलेगी खुशी, मुझे मिलेगी एक संतुष्टि कि मैंने मेरे धर्म संघ के लिए कुछ किया। तो ये भावना हर कार्यकर्ता में होनी चाहिए। यही हमारे संगठन की विशेषता है। यहां जो कार्यकर्ता होता है एचआर मैनेजमेंट में, उसके भीतर में गुरु दृष्टि के प्रति, गुरु इंगित के प्रति समर्पण के भाव कूट कूट के भरे होते हैं, और ये भाव बढ़ते रहने चाहिए। ऐसा ही नहीं कि केवल हमारे संगठन में ही ऐसा है, एकाध ऐसे संगठन और भी हैं गिनती के, जिनके कार्यकर्ताओं के भीतर भी यही भावना है। उदाहरण के रूप में देना चाहूंगा, अभी पूज्य गुरुदेव रतलाम से आ रहे थे तो एक भाई ने बताया कि वहां का एक परिवार है दाऊदी बोहरा संप्रदाय का, पाका वाला परिवार, और उन्होंने रतलाम में संभवतः सबसे पहला मैरिज गार्डन खोला, और मैरिज गार्डन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, उनको साल की लाखों की अर्निंग देने वाला था। एक दिन सैयदना साहब के वहां से एक निर्देश निकला, उनके लिए नहीं, एक सर्वालय प्रेरणा के रूप में, कि बोहरा समाज को मैरिज गार्डन के व्यवसाय में नहीं जाना। उन्होंने अपना वो फलता फूलता व्यवसाय बेच दिया। इसे कहते हैं कि गुरु के निर्देश के प्रति समर्पण। क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों नहीं जाना, अब मैं कर रहा हूं तो क्या हो गया, इससे कौन से हमारे धर्म का नियम उल्लंघन हो रहा है। नहीं, निर्देश मतलब निर्देश, निर्देश भी नहीं, इच्छा बहुत है। आचार्य श्री ने जैसे शनिवार की सामायिक की इच्छा की है, प्रेरणा दी, आज आप देखें कि घर घर में शनिवार की सामायिक होने लग गई। लोग दुकान से जल्दी निकलने लग गए कि शनिवार की सामायिक करनी है, और जो नहीं निकल पाता है वो दुकान या ऑफिस में भी 7 से 8 के बीच में सामायिक करने का प्रयास कर रहा है। तो ये है गुरु के इंगित के प्रति समर्पण का भाव। बहुत सारे निर्देश ऐसे निकले। उदाहरण के लिए
पहले ये परंपरा थी, परंपरा क्या एक रीति चल रही थी, आप लोगों को शायद स्मरण होगा कि जहां कहीं भी भवन बनता उसके शिलालेख पे दानदाताओं के नाम के साथ भवन के अध्यक्ष मंत्री का नाम भी लगता। संस्था का अध्यक्ष ये, फला ये, ट्रस्टी ये, कहीं कहीं पूरे पदाधिकारी का लगता। एक निर्णय दिया गया कि किसी का नाम बोर्ड पे पदाधिकारियों का नहीं आना चाहिए, परंपरा बंद हो गई, हट गए। ऐसी परंपरा थी कि स्टेज पे चारित्रात्माओं के पास में सभा संस्थाओं के अध्यक्ष बराबर कुर्सी डाल के बैठते थे। आप लोगों ने देखा है, सारे समाज ने एक निर्देश इंगित यहां से मिला कि चारित्रात्माओं के बराबर कोई न बैठे, सब सामने बैठने लग गए। किसी ने ये नहीं कहा कि क्यों नहीं बैठे, संस्था के अध्यक्ष तो हम हैं, अध्यक्षता हमारी है, प्रोग्राम हमारा नहीं, ये तेरापंथ धर्म संघ है, नहीं लगना चाहिए। नहीं, आचार्य ने फरमाया कि किसी भी निमंत्रण पत्र में निवेदक के रूप में जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा ये नाम तो जाए, नीचे अध्यक्ष मंत्री की अपेक्षा नहीं। संपर्क सूत्र में आप फोन नंबर दे दो, नाम की क्या जरूरत है, नाम हट गए। तो ये समर्पण और ये जब चीजें होती है दृष्टि की आराधना करने के लिए, तो वो संगठन फूलता है, फलता है। कार्यकर्ताओं में ये लक्षण जरूर होना चाहिए, ये मैनेजमेंट में ये गुण होना चाहिए कि जो निर्देश हमें मिला है उसका हमें फॉलो करना है। क्योंकि केंद्र से जो निर्देश मिलता है वो किसी एक स्थान विशेष के लिए नहीं होता, वो सर्वालय देख करके निकलता है। हो सकता है कि समस्या तो कलकत्ता में थी और निर्णय हुआ और वो लागू पूरे हिंदुस्तान में हुआ, मुंबई वालों को सूट नहीं किया। हो सकता है समस्या मुंबई में थी, वो कलकत्ता वालों को सूट नहीं किया, बट निर्देश जो निकलता है वो पूरे धर्म संघ के लिए एक समग्र दृष्टि से निकलता है। तो उसका अनुपालन होना चाहिए और होता भी है। कहीं कोई समस्या हो तो विशेष अनुमति ली जा सकती है, अपनी समस्या निवेदित की जा सकती है, बट कार्यकर्ता के मन में ये भाव होने चाहिए कि जो मुझे निर्देश प्राप्त है उसका मैं अनुपालन करूं, गुरु दृष्टि की अवहेलना न करूं। तो वो कार्यकर्ता का मैनेजमेंट उसे एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में बनाता है। यहां जिस समय में कार्यकर्ताओं का चयन किया जाता है या कार्यकर्ताओं के बारे में कोई सोचता है या ये सोचे कि सभा कैसी है, महासभा कैसी है, तो वो किसको देखेगा? क्या आपके भवन को देखेगा? भवन से क्या अनुमान लगा पाएगा कि महासभा कैसी है या सभा कैसी है? नहीं। अभी मैं कुछ दिनों पूर्व पढ़ रहा था, हिंदुस्तान के नामी इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने अभी कोई एयरलाइंस में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया, तो उसके बाद में एक आर्टिकल छपा था, तो उसमें बताया गया कि वो इन्वेस्ट कैसे करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। बताया कि जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी में जाकर के पहले वहां के कर्मचारियों का एटीट्यूड और वहां का इंटीरियर देखते हैं। तो कर्मचारियों के एटीट्यूड से उनको यह समझ में आ जाता है कि यह कंपनी ग्रो करेगी या डूबेगी। तो कर्मचारियों को देख करके समझ में आता है कि कंपनी कैसी है। इसी प्रकार किसी भी संगठन के कार्यकर्ता को देख करके समझ में आता है कि यह संगठन कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, वो विनम्र है, शालीन है, सबको लेके चलने वाला है, तो संस्था प्रगति करेगी। यदि उसमें ईगो है, वो अपने नाम और पद के लिए काम कर रहा है, वो फोटो खिंचवाने के लिए दौड़ रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि वो संस्था उसी ढर्रे पे आगे चल जाएगी। तो इसलिए एचआर मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में ये गुण कूट कूट कर भरे जाएं कि वे एक अच्छे कार्यकर्ता कैसे बने, क्योंकि उनके आधार पे ही संस्था की पहचान बनती है और उस संस्था के आधार पे ही हमारे संघ की पहचान बनती है। जब तेरापंथ धर्म संघ के कार्यकर्ता एज अ वॉलंटियर कहीं भी जैन समाज के कार्यक्रम में खड़े होते हैं, तो पूरा जैन समाज बोलता है कि डिसिप्लिन देखना है तो तेरापंथ धर्म संघ का देखो, मैनेजमेंट देखना है तो इनका देखो। इसका कारण यह है कि वर्षों से हमने कार्यकर्ताओं को आचार्य श्री ने प्रेरणा दे दे करके प्रशिक्षित किया है। पूज्य गुरुदेव तुलसी ने कितना परिश्रम किया है कि आज ये सैकड़ों हजारों युवा कार्यकर्ताओं की फौज हर जगह तैयार है। हजारों महिलाएं इस तरीके से कार्य करती है कि किसी को भी गौरव हो सकता है। कार्यकर्ता का एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि वो हर व्यक्ति के साथ आत्मीयता का व्यवहार करे। आप सभा के पदाधिकारी तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे,
पर आपकी जिम्मेदारी ये है कि जब तक पदाधिकारी हैं तब तक परिवार के नहीं, समाज के हर व्यक्ति की सार संभाल हो सके तो सभा के पदाधिकारियों को हर घर घर में पगलिया करने के लिए जाना चाहिए। साधु साधियां तो जाती है, पर सभा के पदाधिकारी भी वहां पहुंचे, उनके सुख दुख को खुद अनुभूत करें कि वहां क्या परिस्थिति है, उन्हें प्रेरित करें, उनके सुख दुख में साथ दें, तो उन्हें यह संबल मिलेगा कि पूरा धर्म संघ हमारे साथ खड़ा है। अभी कोरोना काल के समय में पहला जब लॉकडाउन था तो वो तो एक तरीके से परिवार वालों के लिए पिकनिक जैसा ज्यादा था कि सब जन वर्षों के बाद जिंदगी में पहली बार एक साथ मिले और रहे। दूसरा जब लहर आई तो वो पिकनिक की जगह पैनिक हो गया। हर घर में किसी न किसी का नुकसान है, कोई परिवार वाला, परिचित, रिश्तेदार, यार, दोस्त, कोई ना कोई ऐसा मिला जो या तो डेथ हो गई या बीमार हो गया। उस पैनिक के समय में भी सभा ने, जय तुलसी फाउंडेशन ने, युवक परिषद ने, महासभा ने, महिला मंडल ने, सब धर्म संघ की अनेक संस्थाओं ने हर घर हर परिवार के साथ खड़े रह करके अपना दायित्व निभाया। जिस समय में किसी सभा में यह सूचना मिल जाती कि वहां एक तेरापंथी परिवार को अपेक्षा है, तो लोग अपने जान की परवाह नहीं करते। जो लोग अपने परिवार की शादियों में नहीं जाते थे, वे भी समाज के एक व्यक्ति को संभालने के लिए घर से निकल जाते कि जो होगा देखा जाएगा, हॉस्पिटल में भी चले जाते। जहाँ लोग बाजार जाने से डरते थे और हॉस्पिटल में चले जाना, ये तेरापंथ धर्म संघ के कार्यकर्ताओं की निशानी है, क्योंकि उनके भीतर में समाज के बंधुओं के प्रति ये आत्मीयता है और ये आत्मीय भाव बढ़ना चाहिए कि जब आप निकले और आपको समाज का कोई भी कार्यकर्ता मिले तो आप उससे जय जिनेन्द्र करें और पूछ लें कि भाई थारे किया है। उसे क्या चाहिए? वो कोई आपसे 2 करोड़ तो मांग नहीं रहा। उसे ये चाहिए कि सभा का पदाधिकारी मुझे स्नेह के साथ, आत्मीयता के साथ व्यवहार करे, बड़ों के साथ में आदर के साथ व्यवहार करे। भंवरलाल जी मिल जाए तो प्रणाम करके पूछ ही सकते हैं कि काको साहब आप किया है, इससे तो आपका कोई घट नहीं जाता। इनको भी खुशी मिलेगी कि सभा का पदाधिकारी मुझे सम्मान देता है एज अ बुजुर्ग। तो बुजुर्गों का भी सम्मान होना चाहिए और नए कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन होना चाहिए। जिस समय क्रेडिट लेने का समय आए तो नए कार्यकर्ता को आगे कर दें कि इसने काम किया है, तो इससे उसका उत्साह बढ़ेगा और आपके मन में सम्मान बढ़ेगा और आप उसके मन में आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा। तो कार्यकर्ता ऐसा होना चाहिए जिसका सबके साथ में आत्मीयतापूर्ण व्यवहार हो। ऐसा नहीं कि अध्यक्ष तो बन गए, अध्यक्ष बनते ही सबसे पहले क्या करना है, तो बहुत से लोगों को 2 काम दिखता है। एक तो सभा भवन है, उसका ब्यूटिफिकेशन कैसे किया जाए। मंजिए का आंगना है, उसको हटाओ, यहाँ पे अच्छी टाइल्स लग जाए, कमरे अभी अटैच बात नहीं, पुराने हो गए, इसको थोड़ा मॉडर्न कर दिया जाए, अच्छा भाड़ा आएगा। भवन का ब्यूटिफिकेशन, फर्नीचर बदल डालो। और दूसरा खुद का ग्लोरिफिकेशन। भवन का ब्यूटिफिकेशन हो जाए, खुद का ग्लोरिफिकेशन हो जाए कि इसने बहुत अच्छा काम किया, अच्छी फोटो आ जाए, अच्छे व्हाट्सएप पे न्यूज आ जाए, इतने में संतुष्ट। ये नहीं, भवन किस लिए है ये समझना बहुत जरूरी है। भवन बना है समाज के उपयोग के लिए। भवन इसलिए नहीं बना कि यहाँ पे लोग आपकी टाइल्स देखने आते हैं, भवन इसलिए है कि यहाँ पे लोग सामायिक करने आते हैं। भवन इसलिए है कि यहाँ पे ज्ञानशाला चलती है। तो ये ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ ज्ञानशाला ठीक से चलती है नहीं चलती है, मेरे ज्ञानशाला के बच्चे कैसे बढ़े। प्रवृत्ति के लिए भवन है, भवन के लिए सभा नहीं है। सभा के लिए भवन है, इसका अर्थ सभा की प्रवृत्ति हो, वहां धार्मिक गतिविधि हो, सामाजिक गतिविधियां भी हो, पर मूल यदि वो गतिविधियां नहीं है तो उस भवन के ब्यूटिफिकेशन से और आपके ग्लोरिफिकेशन से किसी का भला नहीं होने वाला। ग्लोरिफिकेशन से तो बचे। आज का ही उदाहरण देना चाहूंगा। सुरेश जी गोयल वहां पे जा रहे थे कार्यक्रम स्थल के लिए, जैसा कि मुझे जानकारी मिली तो भीलवाड़ा वालों ने स्वागत के लिए कुछ अतिरेक किया और 2 ढोल वालों को भी बुला रखा था कि ढोल बजा के ले जाएंगे अच्छे वाद्य के साथ में। उन्होंने उतरते ही मना कर दिया कि मैं तभी जाऊंगा जब ये सब हटेंगे। ग्लोरिफिकेशन की क्या जरूरत है? अध्यक्ष आए हैं तो कोई दूसरे की शादी में तो आए नहीं है, खुद के काम से आए हैं। तो खुद के काम से आने में सम्मान की क्या जरूरत है? आप काम करोगे तो आपका सम्मान अपने आप होगा। यदि नाम के पीछे भागोगे
तो सामने से सम्मान होगा, पीछे से लोग बोलेंगे नाम को बहुत भूखो है। कोई नहीं चूकता है। आपको जो शॉल उड़ाने वाला, माला पहनाने वाला है, आपके जाने के बाद यही बोलता है कि भाई जी ने तो बस थोड़ा सा मस्को लगाओ तो राजी। ये हकीकत है। इसलिए इनसे बचो। इनसे जो कार्यकर्ता बचता है, जो प्रवृत्ति की तरफ बल देता है, संगठन की सेवा की तरफ बल देता है, वो कार्यकर्ता लंबे समय तक अच्छे रूप में आगे बढ़ता है और उस कार्यकर्ता को लोग दिल से सम्मान देते हैं। जिस प्रकार एचआर मैनेजमेंट है, इसी के साथ में एक जरूरत होती है संस्थाओं के प्रबंधन की, कि कैसे कार्यक्रम किया जाए, कैसे व्यवस्थित रूपरेखा बनाई जाए, कैसे टीम हो, कैसे मीटिंग्स कॉल हो, कैसे मिनट्स रिकॉर्ड किया जाए। बहुत सारी चीजें जो लोग नहीं जानते, तो उनके लिए महासभा में पिछले वर्षों एक जो मार्गदर्शिका के रूप में निकला है, जिसे मैं तो विनोद में विस्तृत मुनि से कहता हूं कि आपने डिजिटल मंत्री तैयार कर दिया, कि उसे देख लो और फिल इन द ब्लैंक्स की तरह भर दो। सब कुछ प्रक्रिया उसमें दी गई है। तो उस प्रक्रिया के माध्यम से सभाओं को व्यवस्थित किया जा सकता है, बशर्ते कि वो मार्गदर्शिका केवल अलमारी में ही न रहे, खुल करके बाहर आए और उसका उपयोग हो, तो आपकी सभा और व्यवस्थित हो सकती है। कभी कभी कुछ लोग पहुंच जाते हैं जब महासभा का अधिवेशन होता है, या किसी व्यक्ति को लेकर के कि महाराज ये बहुत योग्य है, इसको आप कहीं पे थोड़ा सा रिकमेंड कर दो। तो मैं तो बोलता हूं मुझे लगता है इसमें कोई कमी है, तभी आपको सिफारिश करनी पड़ी। यदि ये अपने आप में परिपूर्ण होता तो इसको सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। लंगड़ा है, बैसाखी की जरूरत है, तो भैया इसका तो रिकमेंड मैं तो कर ही नहीं सकता। आप यदि ये चाहोगे कि मुझे पद मिल जाए, तो पद आपको मिलेगा नहीं। पद मिल भी सकता है, बट पद के वो सम्मान जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। यदि आप अपनी योग्यता बढ़ाओगे, तो जो आपको मिलना है वो तो अपने आप मिलेगा। आचार्य श्री हमेशा फरमाते हैं कि तुम सम्मान के लिए नहीं, योग्यता के लिए काम करो, सम्मान तो अपने आप आएगा। तो हर कार्यकर्ता के मैनेजमेंट में यह होना चाहिए कि पद तो व्यवस्था है, ड्राइवर की सीट पे तो कोई एक ही बैठ सकता है। अब 17 आदमी यदि स्टीयरिंग को पकड़ लेंगे तो उस गाड़ी का क्या होगा? तो कोई भी एक पकड़े। उद्देश्य है कि वो गाड़ी गंतव्य तक पहुंचे, अपनी मंजिल तक पहुंचे, तो सब जन उसे सहयोग करे और जिसे कहा जाए वो ड्राइवर ही कर ले। कोई ये तो नहीं कहता अपने ड्राइवर को उतार करके तू हट, मैं बैठूंगा ड्राइवर पे। वहां तो हम एक ड्राइवर को भी बिठा देते हैं, और जब अध्यक्ष बनने की बात आए तो तू हट, मैं बैठूंगा। ये नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि गाड़ी अच्छी चले, संस्था अच्छी चले, तो वो कार्यकर्ता एचआर की दृष्टि से अच्छा होता है। और हमें एचआर मैनेजमेंट के समय में इन सबको ध्यान देना चाहिए। इसी तरीके से एक मैनेजमेंट का सूत्र आता है जिसे आप लोगों ने बहुत बार सुना, कि टाइम मैनेजमेंट। तो मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी जानते हैं, और ऐसे बहुत है जो सुन सुन के पक गए। मैं टाइम मैनेजमेंट में दूसरे संदर्भ में कहना चाहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट में व्यक्ति को खुद के जीवन का टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए। अभी एक व्यक्ति 2-4 दिन पूर्व ही परामर्श लेने के लिए पूछा कि मुझे अपने जीवन में टाइम मैनेज कैसे करूं। मेरी साहित्य में रुचि है तो वो भी करना चाहता हूं, परिवार भी है, बिजनेस भी है। तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि सबसे पहले आप ये काम करो कि इस कोरोना काल ने ये समझा दिया सबको कि टाइम बहुत है। बिजनेस में जो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक बैठे रहते थे वो बेकार था। कोई भी कोरोना में अपने समाज में लगभग भूख से नहीं मरा। सबके घर की दाल रोटी 6 महीने भी बंद रही, यदि दुकान ऑफिस तो भी चलती रही, किसी के कोई कमी नहीं आई। तो जा क्यों रहे हो सुबह से शाम तक? दिहाड़ी मजदूर की तरह सुबह से शाम तक वो करते हैं कि मुझे वहां जाना जरूरी है। ये भ्रम निकल गया और लोगों ने अपने बिजनेस आवर को लगभग 1 से 2 घंटा कम कर दिया। या तो 1 घंटा लेट जाने लग गए, या 1 घंटा जल्दी आने लग गए कि परिवार के साथ समय बिताएंगे। तो अपने समय को हजारों लोगों ने इस समय में सामायिक शुरू किया है। कोरोना के समय में जो कभी नहीं करते थे, घर में बैठे थे, बोले खाली बैठे क्या करेंगे, रोज एक सामायिक की आदत पड़ गई। तो ये जो समय है टाइम मैनेजमेंट में, सबसे पहले अपने लिए 1 घंटे से 2 घंटे का समय निकालना चाहिए। 1 घंटे से 2 घंटे का समय आप लोगों को अपनी हॉबीज के लिए देना चाहिए,
जिसे आप वर्षों से काटते आ रहे हैं। किसी को गाने की रुचि है, किसी को पढ़ने की रुचि है, किसी को कुछ शौक है, बट उसको टाइम ही नहीं मिलता। सुबह से शाम बिजनेस, समाज, समाज बिजनेस, इसी में रहता है। तो अपने जिस कार्य में रुचि हो, दक्षता हो, उस कार्य को भी बढ़ाया जा सकता है। कुछ समय परिवार के लिए रिजर्व रहे, घंटा 2 घंटे का समय समाज सेवा के लिए रिजर्व रहे, 2-4 घंटा बिजनेस के लिए रहे, तो इतना समय पर्याप्त होता है। तो इस प्रकार यदि समय का मैनेजमेंट किया जाए तो फिर समाज के लिए भी समय निकालने का आपको समय मिल सकेगा। दूसरा समय मैनेजमेंट की तरफ में मैं ये बताना चाहूंगा कि कुछ समय योग ध्यान के लिए निकालना चाहिए। इस कोरोना ने यह सिखाया है कि व्यापार से ज्यादा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य है। यदि आप स्वस्थ हो तो समाज सेवा कर पाओगे, यदि आप स्वस्थ हो तो आप धर्म ध्यान अच्छी तरीके से कर पाओगे, यदि आप स्वस्थ हो तो परिवार का ध्यान रख पाओगे, बिजनेस कर पाओगे। तो मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए, भावात्मक स्वास्थ्य के लिए ध्यान अपेक्षित है। तो जो ध्यान की जिन्होंने साधना की, उनका इम्यून सिस्टम औरों के कंपेरेटिवली बेटर था। रशिया से एक जन का फीडबैक आया कि उनके परिवार में सब कोरोना पॉजिटिव हुए, एक वो सिर्फ बचे रहे क्योंकि वो रोज ध्यान करते थे। तो प्रेक्षा ध्यान के प्रभाव से इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, हमारे भीतर की सकारात्मकता बढ़ती है। तो कुछ समय 15 मिनट, 20 मिनट, आधी घंटा, जितना भी है योग ध्यान के लिए निकाला जाए तो वो एक अच्छा समय प्रबंधन हो सकता है। समय प्रबंधन में एक समाज की दृष्टि से कहना चाहूंगा कि एक कार्यक्रम जब सभा में होता है तो उसमें सभा का अध्यक्ष बोलता है, युवक परिषद का अध्यक्ष बोलता है, महिला मंडल की अध्यक्षा बोलती है, टीपीएफ का जहाँ पे वहां पे उसका अध्यक्ष भी बोलता है, फिर उसके बाद में अनुव्रत समिति है तो वो भी बोलेगी, उसके बाद वहां पे यदि कोई महासभा का पदाधिकारी है तो वो बोलेगा, भवन यदि ट्रस्ट का है तो उसका मुख्य ट्रस्टी बोलेगा। लोग कितने को सुनेंगे? और बोलते वही एक ही बात है। यदि भगवान महावीर है तो सबका लिखा लिखा है भाषण है, इन पांचों में वक्ता कोई भी नहीं है, सबने किसी दूसरे से अपना 2 पन्ने का स्पीच लिखाया है और पूरा पढ़ेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। तो क्या इसका कोई सिस्टम चेंज कर सकते हैं? जैसे उदाहरण देना चाहूंगा, आचार्य प्रवर ने एक बहुत अच्छा सिस्टम डाला कि हमारे यहाँ पे जो संघीय कार्यक्रम होते हैं गुरुकुलवास में, उसमें इस कार्यक्रम के दिन साध्वी प्रमुखाशी जी बोलेंगे, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी, मुख्य मुनि नहीं बोलेंगे। इस कार्यक्रम के दिन मुख्य मुनि बोलेंगे, साध्वी प्रमुखाशी जी नहीं फरमाएंगे। इस कार्यक्रम के दिन साध्वी वरिया जी बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। तो इससे एक वक्ता को पूरा समय मिला और उसने एक अच्छी तैयारी के साथ बोला, लोगों को भी एक अच्छी खुराक मिली, समय पर कार्यक्रम पूरा हुआ। तो ऐसा यदि कर लिया जाए कि धर्म संघ के अनेक आयोजन होते हैं, चरमोत्सव है, पट्टोत्सव है, दीक्षा दिवस, विकास महोत्सव, जन्मोत्सव, चतुर्मास प्रवेश, समापन, तो इसमें एक संस्था वाला इसमें बोलेगा, दूसरा इसमें बोलेगा, तीसरा इसमें बोलेगा, आपस में लोकल लेवल पे ही कर लिया जाए तो एक समय का अच्छा प्रबंधन हो सकता है। यदि खमत खामना करना है तो हर संस्था का व्यक्ति 2 मिनट 5 मिनट बोलेगा, पर वही खामे में सब जीवे से क्षमा वीरस्य भूषणम, भगवान महावीर और जैन धर्म की उत्तम क्षमा, वही 5 लाइन फिक्स है। अब आगे ही तो उपवास करने वाले पारणा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसी समय में कम से कम 1 घंटे तक आपकी क्षमा मांगेंगे, लास्ट में ये क्षमा और मांगनी चाहिए कि 1 घंटा विलंब कर दिया, इसका भी खमत खामना है। तो क्यों न ऐसा हो कि एक शब्दावली बन जाए और सभी संस्था के अध्यक्ष, मंत्री, पदाधिकारी खड़े हो जाएं और सबसे पूरे समाज से एक साथ क्षमा याचना करनी। तो ऐसा कुछ यदि चिंतन किया जाए तो वो भी समय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सूत्र हो सकता है। इसी प्रकार तीसरा प्रबंधन जो जिसे कह सकते हैं कि अर्थ का प्रबंधन, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अर्थ के प्रबंधन में 2 पक्ष है, एक तो व्यक्तिगत जो आपकी संपत्ति है उसका प्रबंधन, तो वो तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, सब ने अपना अपना अच्छी तरीके से पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट कर रखा है, किसी ने शेयर में इतना करना है, जमीन में इतना करना है, बिजनेस में इतना डालना है और ब्याज पे इतना चलाना है, सबका अपना पोर्टफोलियो है। बट क्या इसके साथ में कभी ये सोचा कि अर्थ के आने का प्रबंधन क्या है? आने का प्रबंधन तो है कि जैसे भी आए आ जाए। मुझे इसमें कन्हैयालाल जी जैन के साथ बात करते हुए 2 चीजें अच्छी मिली उनसे। वो कहते हैं कि
कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, मैं तो उनसे सुनता रहता हूं। तो उन्होंने बताया कि शुभ लाभ, घर के बाहर में या दिवाली पे हम क्या लिखते हैं, शुभ और लाभ। तो लाभ है वो शुभ होना चाहिए। यदि लाभ शुभ नहीं है तो वो लाभ आपको नुकसान देगा। कितनी अच्छी बात। हमारा आने का तरीका क्या है, यदि वो शुभ है तो लाभ है, नहीं है तो वो अशुभ है, अशुभ का लाभ तो आपको अशुभ भी देगा। तो यदि हम ये सीख जाए तो हमारा अर्थ का प्रबंधन सही होगा। दूसरी बात वो कहते हैं कि अर्थ प्रबंधन के दौरान कि मेरी ईमानदारी का कारण क्या है, जैन धर्म। जैन धर्म ने क्या सिखाया कि जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। किसी का 1 करोड़ रुपया दबाओगे तो तुमको 1 करोड़ अगले जन्म में ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। और वो जिसका मारा है उसको यदि बोले कि ब्याज सहित देना, इतना बोला बानिया तो मैं नहीं हूं, तो मैं बेईमानी क्यों करूं। यदि बेईमानी करूंगा और जैन धर्म का सिद्धांत है जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, तो ऐसा काम ही क्यों करूं। तब जो ईमानदारी से काम करता है उसकी बरकत होती है लॉन्ग टर्म में। यदि आपको किसी के साथ खरीदारी करनी है और सामने वाली पार्टी बेईमान है, एक बार बेईमानी कर सकती है, दूसरी बार आप उससे बिजनेस ही नहीं करोगे। और यदि ईमानदार है तो 2 पैसा ज्यादा भी लेता है तो भी बोलोगे कि नहीं, ये आदमी खरा है। तो ये ईमानदारी हमारी जैन धर्म की पहचान है और ये हमारे अर्थ के प्रबंधन में आना चाहिए। तो हमारा लाभ भी शुभ हो, और शुभ लाभ को भी यदि आप अधिक मात्रा में संचय करोगे तो मान के चलो कि घर में बुरी आदतों को जन्म देने का सबसे सुंदर तरीका है। जहां बच्चों को इजी मनी मिलती है, वहां उनके यदि संस्कार सही नहीं हो तो अपने आप में उसके बिगड़ने का पूरा इंतजाम हो जाता है। तो इतना भी एक्सेस नहीं होना चाहिए कि हमारे घर के संस्कार ही बिगड़ जाए। कभी जमीन पे सोने की जरूरत पड़ जाए तो सो ही नहीं सके। तो ऐसा होना चाहिए कि हर समय में, हर स्थिति में हम लोग एक साथ सम रह सकें। तो ईमानदारी का यदि पालन करते रहेंगे तो अर्थ का प्रबंधन सही होगा। अर्थ के प्रबंधन में एक सूत्र बहुत अच्छा मिला जो अली बाबा के जैकमा ने बताया। उसने बताया कि उसकी सफलता का सूत्र क्या है कि वो अपने बिजनेस में अपने से होशियार आदमी को रखता है। मेरे से कमजोर नहीं, जो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ज्यादा एजुकेटेड हो, उसको मैनेजर रखता है। तो उसको मैनेजर रखता है तो वो काम करता है। आप लोगों के संदर्भ में यह कहना चाहूंगा कि जो बिजनेस में आप 10 घंटा 12 घंटा लगाते हो, यदि एक अच्छा मैनेजर होगा तो वो आपके 4 घंटे की मेहनत को बचाएगा। तो 2 घंटा आप सामाजिक साधना करोगे, 2 घंटा आप समाज सेवा में, धर्म संघ की सेवा में लगा पाओगे। तो एक अच्छा मैनेजर यदि बिजनेस को भी बढ़ाए और आपको मजदूर से, मैनेजर से मालिक बना दे तो और क्या चाहिए। अभी तो सुबह से शाम लगे रहते हैं कि सब काम नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तो काम नहीं होगा। तो ये भ्रम तो निकला है। तो यदि इतने संपन्न हैं कि एक मैनेजर रख सकते हैं तो अपनी जिंदगी के 4 घंटे की आध्यात्मिक कीमत को क्यों गंवाते। तो अर्थ का प्रबंधन तो ऐसा होना चाहिए कि मैनेजर अच्छा हो और आप मैनेजर की जगह मालिक हो और अपने समय का सदुपयोग अपने आत्म कल्याण में, साधना में लगा सके। तो ये होता है अर्थ का प्रबंधन। अर्थ का प्रबंधन कैसे होता है कि दिखावा कम हो। अभी शादियां हुई 50 लोगों में हो गई और अच्छी से अच्छी शादी हुई। मैं तो सोचता हूं यदि ये नियम परमानेंट रह जाए तो बहुत सी दुविधा अपने आप दूर हो जाए। एक अननेसेसरी लोगों को जाना नहीं पड़ा। किसी को भी यदि निमंत्रण भी आया तो बोले भाई जी कोरोना चाले बार तो आ कौन सका। 3 घंटा जाने में लगता, 2 घंटा आने में लगता, और वहां पे लिफाफा दे के मुंह दिखाई करके 5-10 मिनट बाद देखते कि वो नहीं देख रहा है तो चुपचाप निकल जाओ। 3-3 शादियां अटेंड करनी थी, क्या करें, तो उससे बच गए। और वो बच गए कि भाई जिनको जबरदस्ती बुलाना पड़ता है क्योंकि उनकी शादी में गए थे, अब नहीं बुलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, जिमेड़ हो तो यार जिमाया को नहीं, तब जबरदस्ती बुलाना है, वो बचे। सिर्फ परिवार के वही लोग आए जो आने अनिवार्य थे। तो यदि ऐसा नियम परमानेंट हो जाए, सरकार न भी बनाए तो अपनी इच्छा से बना ले कि नहीं मुझे सादगी से करना है, तो ये दिखावा बंद हो तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक व्यक्ति का गृह प्रवेश था,
तो गृह प्रवेश भी एक ऐसी चीज बन गई कि आपको घर में नहीं जाना है, पूरे परिवार को घर में जाना है, यार दोस्तों को भी घर में जाना है, और उस एक फंक्शन में 50 लाख साफ, क्योंकि सारे शहर से लोग आए, 5 स्टार होटल में रुकाना है, सबको गाड़ी देनी है, एयरपोर्ट से पिकअप करना है, इवेंट मैनेजमेंट वाला फंक्शन करेगा, एक संगीत संध्या होगी, खाना करना है, कैटरर करना है, गए। और मकान में लगा उसका 20% तो खाली फंक्शन में लग गया, और आकर के सब सामने तो बोले थे कि बहुत बढ़िया मकान बनाया है, और पीछे से बोले देखो कितो दिखाओ करिए प्रदर्शन, और दिखा रहे हैं कि बहुत पीछा हो गया। एक भी आदमी लगभग खुश होकर के नहीं जाता, जल के जाता, और बुलाते ही जलाने के लिए। तो ऐसी समस्याओं से, दिखावे से क्या फायदा? इन सब दिखावे से बचें तो अर्थ का सही प्रबंधन है। यदि आपको अर्थ दिया है तो इसलिए नहीं कि उसे दिखाएं, इसलिए कि उसका सही उपयोग हो। सभा संस्थाओं में भी जो अर्थ दिया जाता है, जिसे हम चंदा कहते हैं, उसकी एक एक पाई का सदुपयोग होना चाहिए। सभा के अध्यक्ष मंत्री को सभा भवन की आय मिल जाती है कि अपने आप पड़े पड़े 10-20 लाख रुपया साल का आ रहा है, कहीं ज्यादा कहीं कम, खर्चा करो, अपना क्या जाता है। समाज से चंदा करो, खर्चा करो, पराये धन से सत्यनारायण की पूजा हो रही है, नाम तो अध्यक्ष का हो रहा है, पैसा तो समाज का है। ये नहीं, समाज के पाई पाई का सदुपयोग होना चाहिए। महात्मा गांधी को यदि एक पाई का भी अनुदान मिलता था तो वो खर्च नहीं होने देते जब तक कि उसका राष्ट्र के हित में उपयोग नहीं हो। तो ऐसा होना चाहिए कि समाज का कोई भी अपव्यय मेरे रहते नहीं होना चाहिए, जरूरत में कमी नहीं और अनावश्यक लगना नहीं चाहिए। मुझे याद है सिद्धराज जी भंडारी थे, अहमदाबाद के, जोधपुर के वैसे, और अपने समाज के काफी प्रबुद्ध और वरिष्ठ श्रावक थे। वो जब आचार्य को भी चिट्ठी भेजते तो लिफाफा वो होता था जो उनको चिट्ठी आई हुई होती थी, उसके ऊपर में खाली लिख देते फ्रॉम की जगह टू की जगह फ्रॉम, जैसा मतलब जो टू सिद्धराज भंडारी था वहां फ्रॉम सिद्धराज भंडारी, और ऊपर में लिख देते निवेदनार्थ पूज्य गुरुदेव के चरणों में, जिसके भेजने वाले के ऊपर एक कागज चिपका देते। कि एक लिफाफे का भी दुरुपयोग क्यों करूं, क्योंकि ये सभा का पैसा है। और उनको ये बात घनश्याम दास जी बिड़ला ने सिखाई थी। जब वो बाबू के पास में ले गए, एक नए लिफाफे में लेटर देख के, बाबू ने बुलाया, सिद्धराज इधर आ, नया लिफाफा क्यों लायो, थारे के ना लिफाफा तो आए रही अभी में मोड़ तो घनश्याम दास जी बिड़ला की सीख वो सभा संस्थाओं में काम लेते थे। तो ये होना चाहिए सदुपयोग। दिल्ली के श्रावक थे लल्लू जी, नेमीचंद जी पिंचा, यदि मैं भूल न करूं, मेरे जन्म से भी बहुत पहले की बात है, शायद आप लोग भी बहुत से नहीं जन्मे थे। वो बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के बहुत खास थे, इतने खास कि रात को जाके भी उठा दो राष्ट्रपति को, इतने परिचित। तो वो कहते हैं जब राष्ट्रपति भवन में जाना है तो मैं मोटर गाड़ी में जाऊंगा, बट यदि मुझे मेरे काम से कहीं दूसरी जगह जाना है या समाज के काम से जाना है तो मैं नॉर्मल बस में चढ़ करके जाऊंगा कि समाज का पैसा बेकार न जाए। तो ये जहां अर्थ का प्रबंधन हो तो वहां पे समझ में आता है कि ये कार्यकर्ता के अर्थ का प्रबंधन है, कि एक मैनेजमेंट का तरीका है। तो ये तरीका सब जगह होना चाहिए कि अपव्यय नहीं हो। एक छोटा उदाहरण देना चाहूंगा। अभी हम लोग एक जगह सभा भवन में रुके थे, तो वहां पे मुझे कुछ बैनर दिखाई दिए, और बैनर क्या था, चरमोत्सव, पट्टोत्सव, मर्यादा महोत्सव, जप दिवस, ध्यान दिवस, सामायिक दिवस, क्योंकि ये तो हर साल आते हैं और हर साल वो बैनर लगता है, हर साल इस प्लास्टिक का दुरुपयोग होता है। तो उन्होंने बिना तारीख का, बिना नाम दिए बैनर बना दिया, या जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा आपका हार्दिक स्वागत करती है, और वो कभी भी लगा लो। तो इस तरीके से ये मितव्ययिता का एक उदाहरण है। तो इसी प्रकार छोटी छोटी चीजों में आप खुद ढूंढें कि सेविंग इज अर्निंग। चंदा जो लेके आते हैं उस चंदे के एक एक पाई के लिए आप उत्तरदायी हैं कि उसका दुरुपयोग न हो। सदुपयोग में कोई कमी नहीं, पर दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये भी अर्थ का प्रबंधन है। इसी प्रकार एक प्रबंधन और महत्वपूर्ण है सभी कार्यकर्ताओं के लिए, वो है परिवार का मैनेजमेंट। फैमिली मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। उसमें मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस कोरोना के समय में आप लोगों ने परिवार के महत्व को समझा। पहली बार ऐसा था कि जब बाप बेटे साथ में खाना खा रहे थे, पूरा परिवार साथ में खाना खा रहा था, 1 घंटा 2 घंटे का समय व्यतीत कर रहा था। कईयों को वर्षों वर्ष हो गए कभी एक साथ नहीं रहे,
उन लोगों को भी ये समझ में आया कि परिवार किसे कहते हैं। तो परिवार के मैनेजमेंट में ये ध्यान देना चाहिए कि परिवार को समय कितना देते हैं। ये नहीं कि आप सभा के अध्यक्ष बन गए या महासभा की कार्य समिति में आ गए और आपने परिवार को इग्नोर कर दिया। नहीं, परिवार की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप अपनी पत्नी की सहमति के साथ, बच्चों की सहमति के साथ जो समाज में समय देते हैं वो तो फ्रूटफुल है। और यदि लगता है कि उनके अधिकारों का हनन करके आप समय दे रहे हो, समाज सेवा में तो सुबह से शाम तक समय और परिवार में आधी घंटा भी आप बैठते नहीं हो, तो मुझे लगता है कि वो कार्यकर्ता अधूरा है। अभी मैं दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की पुस्तक पढ़ रहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को लिखते हुए, तो उन्होंने उसमें कहा है कार्यकर्ताओं को कि आपको अपने परिवार को साथ लेकर के संघ के कार्य के साथ जुड़ना है। उनको बताना चाहिए कि मैं आज कार्यक्रम में जा रहा हूं और मुझे 3 घंटा लग सकता है। ये नहीं हो कि वो 12 बजे रसोई बना के रखिए और आप 2:30 बजे पहुंचो। यदि आप लेट हो तो उन्हें सूचित करें। तो परिवार के साथ समय बिताना जरूरी है। बहुत से परिवारों को ये देखा है कि पिताजी समाज सेवा में पूरी तरह लगे हुए, उनका तो दिन भर का काम समाज सेवा है। अब बेटा है वो व्यवसाय संभालता है, तो बैलेंस हो गया। बट सबसे बड़ी कमी कहाँ आई कि बाप ने अपने बेटे के साथ समय नहीं बिताया और ये कभी नहीं कहा कि बेटा 10 दिन मैं बिजनेस देखता हूं, तू समाज का काम देख। अब वो कहते हैं कि हमारे बेटे में तो रुचि नहीं है, वो तो समाज में आते जाते ही नहीं है, तो आएंगे कैसे? 30 साल आपने आने ही नहीं दिया उनको। अब 30 साल आने नहीं दिया, अब उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो दूसरी जगह डेवलप हो गया। आप सुबह 7 बजे निकलते थे, रात को 10 बजे घर पहुंचते थे। तो हमेशा संडे सैटरडे को आपकी समाज सेवा थी, बिजनेस भी बेटा देख रहा था, परिवार भी बेटा देख रहा था। ये नहीं होना चाहिए। समय के साथ में उससे भी लाएं और उसे आगे करें, ताकि वो भी धर्म संघ के साथ, सेवा के साथ जुड़ सके, वो भी सामायिक करना सीख सके और घर में जाकर के समाज की बुराई न करे। क्योंकि आप समाज की बुराई नहीं करते हो, आप अपने घर में पलने वाले एक पौधे को नष्ट करते हो। जिसके मन में धर्म के लिए, संघ के लिए कुछ करने की इच्छा है, वो रोज सुनता है कि समाज में तो राजनीति बहुत है, वो बोलता है मैं तो आऊंगा ही नहीं अब समाज में। जब 100 बार मुझे आप बोल दोगे कि वहां गंदगी बहुत है, तो कौन जाएगा? फैलाने वाले आप, राजनीति करने वाले आप, और घर में जाकर के बिगाड़ रहे हो बच्चों को। ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि आप परिवार के साथ समय बिताएं, उन्हें समझाएं कि धर्म क्या है, शनिवार की सामायिक साथ में करें। तो ये एक धार्मिक परिवार है। हमारा परिवार केवल परिवार नहीं है, एक तेरापंथी परिवार है। तो तेरापंथी परिवार की एक अलग पहचान होती है और उस पहचान में उसके भीतर भी धार्मिकता के संस्कार आने चाहिए और आपकी सभा संस्था की जिम्मेदारी उसके आगे नहीं आनी चाहिए। यदि आपकी जिम्मेदारी है तो बहुत से लोग जिम्मेदारी लेने से पहले अपने परिवार को पूछते हैं कि मुझे 2 साल वहां समय देना पड़ेगा, आपकी सहमति है क्या? किशन जी डागलिया जब अध्यक्ष बने तो पहले कमलाबाई से परमिशन ली। उन्होंने कहा कि महाराज 2 साल के लिए आपको सौंपते हैं। ये अलग बात है कि हमने इनको आगे भी 2-4 साल ले रखा है, बट परिवार की सहमति होगी तो वो हर समय आपका साथ देगा। कहीं भी सभा संस्था में कार्यकर्ता हो, उन्हें अपने परिवार का समय ध्यान देना चाहिए। व्यवसाय में बिजी है, परिवार में बिजी है, समाज में बिजी है, बच्चों को डाल दिया हॉस्टल में। क्या करें? बच्चों को संभाले कौन? समय तो दे नहीं सकते। और आजकल तो ये स्थिति है, माँ बाप दोनों वर्किंग है। पहले तो माँ संभालती थी, अब तो दोनों ही नहीं है। तो बच्चों को लोग लायबिलिटी समझने लग गए। बोले बच्चे अभी नहीं करेंगे, अभी क्योंकि बच्चा होगा तो हमारी जिंदगी हम एंजॉय कब करेंगे। ये सूत्र ही बहुत बड़ा गलत है। यदि बच्चे लायबिलिटी हो गए और उनको आपने इसलिए हॉस्टल में डाल दिया, तो मान के चलिए कि आपके बुढ़ापे में वो आपको ओल्ड एज होम में डालेंगे, क्योंकि आप भी उनके लिए लायबिलिटी हो। बच्चों को यदि कोई पूछता है कि महाराज मैं हॉस्टल में भेजना चाहता हूं, तो मैं तो ये एडवाइस करता हूं कि भाई बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को परिवार के साथ में बढ़ना चाहिए ताकि उनमें संस्कार आए। यदि आपने हॉस्टल में बच्चों को स्कूलिंग में डाला, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लंदन, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, तो मान के चलिए कि वो उड़ा हुआ पंछी वापस घर पे नहीं आएगा।
बहुत से परिवारों को देखा है कि माँ बाप अकेले हैं, वो कहते हैं मेरा बेटा अमेरिका शिफ्ट हो गया, लंदन शिफ्ट हो गया, वो आना नहीं चाहता और हम वहां जाना नहीं चाहते, क्या करें। तो ऐसी स्थिति कब आती है कि जब आपने अपना समय नहीं दिया। बिजनेस में जैसे इन्वेस्ट करते हैं उससे ज्यादा जरूरी है बच्चों में इन्वेस्ट करना। उनमें यदि संस्कार और समय का इन्वेस्ट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट आपके काम आएगा। तो हमारे परिवार का प्रबंधन ऐसा होना चाहिए कि बच्चों के साथ में हर व्यक्ति का जुड़ाव हो और हर बच्चे में वे संस्कार हो। यदि बच्चों को आप ज्ञानशाला में भेजेंगे तो आप मान के चलिए कि उनके भीतर में अच्छे संस्कार आएंगे जो आपको सुख देंगे। कॉन्वेंट स्कूल ढूंढते हैं उससे बजाय आप अच्छी ज्ञानशाला ढूंढें। यदि बच्चा ज्ञानशाला में जाएगा आपकी प्रेरणा से तो उसके भीतर में अच्छे संस्कार होंगे और वो एक अच्छा नागरिक बनेगा, एक अच्छा बेटा बनेगा, एक अच्छा श्रावक बनेगा। ज्ञानशाला हर जगह चलती है और आजकल तो ऑनलाइन भी चलने लग गई, तो क्यों नहीं ऐसी भी सुविधा हो महासभा के द्वारा कि अखिल भारतीय की कोई एक अलग ही ऑनलाइन चले। जिस परिवारों में या गांव में एक या दो ही परिवार है, वे ज्ञानशाला कहाँ भेजेंगे बच्चों को, तो उन लोगों को भी उससे जुड़ करके संस्कार लेने का मौका मिल सके। कुछ भाषागत अंग्रेजी आदि की सुविधा भी हो ताकि उन बच्चों को भी ज्ञानशालाओं के माध्यम से जोड़ा जा सके, तो ये बहुत जरूरी है। तेरापंथी परिवार के संस्कार ऐसे होने चाहिए कि उसका प्रेम आपस में उदाहरण बने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पे झगड़ा है, झगड़े के चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में समय बीत जाता है। एक कहानी सुनाया करता हूं कई बार कि एक बार दो भाई थे, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था और प्रेम इतना कि लोग उसे राम लक्ष्मण की जोड़ी कहते थे। उन दोनों की खेती करते थे साथ में, बोरी होती थी, उस बोरी को अपने अपने गोडाउन में रख लेते। बड़े भाई के दो बेटा था और छोटे भाई के न कोई बेटा था न कोई बेटी थी, कुछ भी नहीं था। तो बड़ा भाई रात के समय में उठता अंधेरे में और दो बोरी उठा करके छोटे भाई के गोडाउन में डाल के आ जाता, क्योंकि मेरे पीछे दो बेटे हैं जो मेरे बुढ़ापे में भी मेरा ध्यान रखेंगे, बट मेरे भाई के पीछे तो कोई नहीं है, इसका बुढ़ापे में क्या होगा। यदि मैं इसको दो बोरी एक्स्ट्रा दे दूंगा तो इसको तो पता नहीं चलेगा, ऐसे ये लेगा नहीं। तो इस स्थिति में इसके पास दो पैसे ज्यादा होंगे तो बुढ़ापे में आराम रहेगा। छोटा भाई रात को उठता था और वो दो बोरी उठा करके बड़े वाले भाई के गोडाउन में डाल देता था कि बोला कि मेरे तो कोई पीछे है ही नहीं, मुझे किस लिए चाहिए, पर मेरे बड़े भाई के तो दो बेटे हैं, उनको तो पांति भी करनी पड़ेगी, संपत्ति आदि हो जाएगी, तो मैं वहां डाल दूं ताकि उनकी सेविंग ज्यादा हो और उनका काम चल सके। एक दिन अंधेरी रात थी, अमावस के समय, दोनों भाई जा रहे थे और एक दूसरे से टकरा गए। टकराए तो पता चला कि कहानी क्या है। तो ये होता है प्रेम। यदि ऐसा प्रेम परिवार में हो, हिल मिल कर के बड़े प्रेम से रहना ही परिवार है, एक दूसरे की बातों को सहना ही परिवार है। ऐसा परिवार हो जहां हिलमिल करके प्रेम के साथ रहे और देख करके भी कोई बता दे कि देखो तेरापंथी परिवार कितने अच्छे होते हैं, कि कितने प्रेम से रहते हैं। तो जो प्रेम हम समाज के दूसरे भाइयों के साथ रख सकते हैं, वो प्रेम क्या हम अपने भाइयों के साथ नहीं रख सकते? क्या वो हम अपनी बहन के साथ नहीं रख सकते? ये स्नेह और प्रेम बना रहे, ये अपेक्षित है। और इसके लिए जरूरी है कि एक ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जैसे पारिवारिक सौहार्द कार्यशाला। बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है, कैसे बिजनेस किया जाए, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कैसे मैनेज किया जाए, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे अकाउंट्स को देखा जाए, पर कहीं पे भी कोई ये ट्रेनिंग नहीं देता कि परिवार में कैसे रहा जाए, पति पत्नी आपस में कैसे रहें, बाप बेटे आपस में कैसे रहें, सास बहू आपस में कैसे रहें। तो आजकल तो ऐसी बहुत सी वर्कशॉप चलते हैं, तो क्यों नहीं अपनी कोई सभा संस्था इस तरीके की कार्यशालाओं का आयोजन करे और सभी तेरापंथी परिवार चाहे ऑनलाइन माध्यम से ही घर बैठे इसके साथ जुड़े और ये सीखें कि हमारे परिवार में ये वैल्यूज कैसे आए, ताकि हमारा परिवार एक अच्छा परिवार हो, सुखी परिवार हो, परिवार का मैनेजमेंट कैसे हो। क्योंकि हमारे परिवारों में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, दादा दादी भी है, माँ बाप भी हैं और बच्चे भी हैं। तीनों के बीच का जनरेशन गैप इतना खतरनाक हो गया है कि सोच ही नहीं सकते। एक का जमाना रेलगाड़ी का था,
दूसरा एरोप्लेन है, तो तीसरा तो अभी चांद में या स्पेस शटल में जाने की सोच रहा है कि जब पैसा कमाऊंगा तो नेक्स्ट टिम कुक के साथ में मैं जाऊंगा या उसके साथ जाऊंगा। तो ये जनरेशन गैप, इसको एक साथ रहना है तो प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो हमारा परिवार का मैनेजमेंट भी इतना सुंदर हो कि इस तरीके का एक धार्मिक परिवार बन सके। इन सबसे भी ऊपर एक मैनेजमेंट और है, जिसे हम कह सकते हैं आत्म मैनेजमेंट, आत्म प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट। कि आखिर हम है क्या? आखिर तो सोल है। मैं कह सकता हूं आई डोंट हैव अ सोल, मेरे पास आत्मा नहीं है। आपके पास है? आपके पास आत्मा है? कह रहे हैं बीकमचंद जी आपके पास है। मेरे पास नहीं है। मैं आत्मा हूं, मेरे पास शरीर है। ये सोच बदलना है। आप आत्मा हो, आई डोंट हैव अ सोल, आई एम सोल, आई हैव अ बॉडी। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो मैं आत्मा हूं तो आपका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। यदि मैं बॉडी हूं तो मेरा दृष्टिकोण होगा इस बॉडी को कैसे ठीक रखा जाए। मेरा दृष्टिकोण होगा कि इस बॉडी को कैसे भरा जाए, इस बॉडी को सुख सुविधा कैसे मिले। और यदि मेरी ये सोच बन जाए कि मैं आत्मा हूं, एगो में सासौ अप्पा, तो उस समय में आपका सारा नजरिया बदल जाएगा। फिर आप भागोगे दौड़ोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है मैं तो आत्मा हूं और मुझे कितना चाहिए, एक बॉडी चाहिए, वो मेरे पास है। अब इस बॉडी को क्या चाहिए, एक सोसाइटी चाहिए, एक परिवार चाहिए, वो है। परिवार को क्या चाहिए, वो धन दौलत है। तो टूल में और गोल में फर्क होता है। एक होता है गोल और एक होता है टूल, मीन्स, उसका साधन। जैसे आपको घर पे जाना है, आप कैसे जाएंगे? गाड़ी से। गाड़ी से घर पे जाएंगे। गाड़ी कैसी होगी? सुख सुविधापूर्ण, अच्छी होगी, गाड़ी की आप देखभाल करेंगे। बट आप घर पहुंच के बोलते हैं मैं तो गाड़ी को छोड़ूंगा नहीं, ये तो गाड़ी है, तो आप घर कभी नहीं पहुंचेंगे। आप गाड़ी को मानते हो कि गाड़ी एक माध्यम है, घर आ गया, आप गाड़ी को छोड़ो, घर पे जाओ। इसी प्रकार व्यवसाय, धन दौलत, ये सब एक माध्यम है, ये गोल नहीं है। कईयों ने गोल बना रखा है कि 1000 करोड़ होना है। कईयों ने गोल बना रखा है मुझे इससे ऊपर जाना है, मेरे भाई से तो ज्यादा होना है, मेरे पड़ोसी से ज्यादा होना है। तो ज्यादा होना मेरा गोल नहीं है। गोल तो है मेरी आत्मा, मेरे शरीर की सुख सुविधा का ध्यान रखना, और धन दौलत उसका एक माध्यम है। मेरा गोल स्टेटस नहीं है, मेरा गोल सोल है, मेरा गोल धर्म संघ की सेवा है। और गोल यदि ध्यान में हो गया कि आई एम ए सोल और यही है मेरा गोल, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर क्या होगा कि आप गाड़ी को अलग समझोगे और घर को अलग समझोगे, घर पे रहोगे जो अपना घर है। तो ये होगा आत्म प्रबंधन, मैनेजमेंट। यदि इसके लिए हम रिट्रोस्पेक्शन शुरू करें, बहुत अच्छा सूत्र जैन आगम में बताया गया, जो पुब्बरत्ता वर रत्त काले संपिखई अपगमप्पयनम किम में कड़म किंच में किच्च शेषम किम सक्कणिज्जम न समाय रामी। कि रोज ये सोचे आदमी रात के समय में कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, क्या मैं कर रहा हूं, क्या ऐसा है जो मेरा करनीय है, मेरे में ऐसी क्या कमियां हैं जिसे मैं दूर नहीं कर रहा हूं, या मेरे में ऐसी क्या बुराइयां हैं जिसे मुझे दूर करने के लिए लक्ष्य बनाना है। यदि आप सोचने लग जाए, उदाहरण के लिए आपको गुस्सा बहुत आता है, तो एक डायरी डाल लें, अपना एक आत्मालोचन शाम के समय कर लें कि आज मैंने किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार तो नहीं किया, कोई गुस्सा तो नहीं किया। नहीं किया, ठीक है। किया तो इसको सुधार कैसे करना। आज ऐसा तो नहीं था कि मेरे मन में अहंकार का भाव आया हो, किसी ने कहा कि महाराज बहुत अच्छा भाषण देते हैं और मैं फूल गया। तो जिस दिन अहंकार आया उस दिन पतन का कारण। मैं तो मानता हूं मुझे ज्ञान है ही नहीं, जो ज्ञान है वो गुरु का दिया हुआ है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। हम लोग तो सिर्फ लोटी है जिसके भीतर इलेक्ट्रिक का करंट गुरु का आता है। तो मैं जो काम भी कर रहा हूं, आप जो काम कर रहे हैं, तो ये कभी नहीं फूले कि मैंने मेरी अध्यक्षता में ये काम कर दिया, नहीं, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं।
तो रोज रिट्रोस्पेक्शन कर लें कि मेरे मन में अहंकार कितना आया, आज कहीं लालच के भाव तो नहीं आए। लालच केवल पैसे का ही नहीं, पद का भी हो सकता है, नेम एंड फेम का भी हो सकता है। तो कहीं ऐसा कोई भाव तो नहीं आया, इससे कैसे बच सकता हूं। इस प्रकार यदि रिट्रोस्पेक्शन किया जाए, आत्म प्रबंधन के लिए सामायिक की जाए। सामायिक का केवल मुपत्ति बांधना ही नहीं, समता में रहना है, राग द्वेष मुक्त क्षण में जीना है। यदि ये अभ्यास हम करें तो हमारा आत्म प्रबंधन अच्छा होगा और अल्टीमेट तो आत्मा ही साथ जाएगी। ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, मानते भी हैं। तो उस दिशा में अपने प्रबंधन को डेवलप कर लें, क्योंकि ज्यादातर तो 50+ वाले हैं, कुछ 60+ हैं, कुछ 70+ हैं। तो अपनी अपनी तैयारी थोड़ी थोड़ी शुरू करेंगे। अब एक दिन में तो कोई सारा इतनी कमाई होगी नहीं कि आपको सीधा 12वें देवलोक में भेजें। जिस बच्चे को दिल्ली के श्री राम कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, वो अपनी मार्कशीट 10 से सुधारता है कि उसका कट ऑफ 99.99 हो तो उसको एडमिशन मिलेगी। आईएएस में जाना है तो वो कब से तैयारी करता है। तो आपको भी तैयारी तो कुछ करनी चाहिए, इतने साल थोड़ी बहुत की, अब थोड़ा और सीरियसली यदि आत्म प्रबंधन करें तो मैनेजमेंट अच्छा होगा। और आत्म प्रबंधन नहीं है तो बाकी सारा प्रबंधन इसी के प्रबंधन के लिए है। तो यदि हम इन सब प्रबंधन के सूत्रों की चर्चा जो की, मैनेजमेंट के सूत्र, इन सब को अपने जीवन में अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारे समाज का हर कार्यकर्ता अपने आप में और निखार पाएगा। और जितना कार्यकर्ता निखरेगा उतनी सभा निखरेगी, सभा की गरिमा बढ़ेगी। जितनी सभाओं की गरिमा बढ़ेगी उतनी महासभा की गरिमा बढ़ेगी। और जितनी सभी सभा संस्थाओं की गरिमा बढ़ेगी, महासभा की गरिमा बढ़ेगी, वो धर्म संघ की गरिमा बढ़ेगी। तो हमें धर्म संघ की सेवा करनी है। धर्म संघ की सेवा करने के लिए अपने आप को इस तरीके से मैनेज करना है कि मैं भी ठीक हूं, मेरा परिवार भी ठीक हो, मेरा संस्था संचालन भी ठीक हो, अर्थ का प्रबंधन भी सही हो, कार्यकर्ताओं का प्रबंधन भी सही हो, और हर व्यक्ति के श्रम, समय, अर्थ, इन सब का सदुपयोग हो और धर्म संघ की सेवा में लग सके। तो हम सब की ये एक छोटा सा प्रयास हम लोगों को खुद को एक संतुष्टि देने वाला होगा कि मैंने अपने जीवन में अपने धर्म संघ के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया। ओम।